ओके, दस के दमदार ट्रेड्स में स्वागत है आपका। अमित सेठ और मानस जायसवाल पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। निर्मल बांक से विकास सालुंके और ट्रेड बुल्स के सचितानंद उत्तेकर भी जुड़ेंगे अपने ट्रेड्स के साथ। फिर बात करेंगे एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल से मार्केट आउटलुक पर, और साथ ही टेक्निकल पर चर्चा करेंगे कोटक सिक्योरिटीज़ के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान से। एक नज़र इससे पहले ज़रा डालते हैं मार्केट पर। मार्केट डे लो पर, और अब हम 25,900 को भी तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली इंटरडे में तो तोड़ चुके हैं, लेकिन मोर और लेस वहीं पर हैं। और अगर आप प्योरली निफ्टी के कंपोनेंट्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रेशर आज डाला है इन्फोसिस ने, 1.25% नीचे ये स्टॉक। इसके अलावा भारती एयरटेल, ये भी करीब 1.25% नीचे। रिलायंस में हल्की सी कमज़ोरी है। डॉक्टर रेड्डीज़ लेकिन निफ्टी का टॉप लूज़र इस समय करीब 4.5% नीचे है। सिप्ला, ट्रेंड, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ गिरावट है। तेज़ी में अभी भी लार्सन एंड ट्यूब्रो एकमात्र स्टॉक जो मार्केट को सपोर्ट करने की थोड़ी सी कोशिश करता हुआ। एफएनओ स्टॉक्स में आज 2-3 बड़े लूजर्स हैं। वोडाफोन आइडिया अभी भी करीब 10% नीचे है। इंडस टावर 4%। एलआईसी हाउसिंग लेकर आइए एक बार जरा, 3.5% नीचे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा इस समय डे लो पर। HFCL, एम्बर एंटरप्राइजेस, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ गिरावट है। गेनर्स में अभी भी पीबी फिनटेक 4% ऊपर, कैम्स, BHEL और ऑयल इंडिया, IOC, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय थोड़े से गेंस है, लेकिन मार्केट थोड़ा सा इस समय वीक है। वीरू जी, कमजोरी बाजार में अभी काम करते हैं, थोड़ा ट्रेड्स पिक कर रहे हैं, और हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं उसमें पैनल है, उसमें विकास जी और सचिन जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। मानस भी हैं पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में, और अमित जी है। सचिन, गुड मॉर्निंग। आपकी कन्विक्शन आइडिया, 2 कॉल्स क्या हैं आपकी आज की? गुड मॉर्निंग गुरुजी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। डेफिनेटली मार्केट पे थोड़ा सा दबाव है, बट यहाँ पर काफी अच्छे रिलेटिव आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स भी नजर आ रहे हैं। एंड उसमें से मुझे लग रहा है HPCL का डेटा काफी शानदार है। उसके रिजल्ट्स मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड होंगे, बट जिस तरीके से डेटा है, काफी शानदार रिकवरी यहाँ पर पिछले 2 हफ्तों में नजर आई है। एंड जिस कन्विक्शन से इसने 465 470 का हर्डल ब्रेक किया है, मुझे लग रहा है ये वेल पोजीशन है 500 लेवल को भी पार करने के लिए। तो यहाँ पर HPCL के फ्यूचर्स में अभी भी मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 463 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा ट्रेडिंग के लिहाज से 495 का। पोजिशनली मुझे लग रहा है ये रैली 510 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। तो पहला कॉल ऑन द लॉन्ग साइड होगा, खरीदारी करने की सलाह होगी HPCL के फ्यूचर्स में। एंड फार्मा में जरूर दबाव है, बट यहाँ पर भी मुझे लग रहा है डिविज लैब का जिस तरीके से डेटा है, एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है विद इन द पैक। एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर भी नजर आई है। पिछले 3 दिनों में एक वी पैटर्न ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है। 6600 के आसपास का हर्डल जरूर है, बट जिस तरीके से आज की शुरुआत हुई है, मुझे लग रहा है एक अच्छा सस्टेनेबल मोमेंटम नजर आना चाहिए। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है ट्रेडिंग के लिहाज से। मुझे लग रहा है 6710 तक का एक स्विंग बन सकता है। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 6760 का। खरीदारी करने की सलाह होगी डिविज लैब के फ्यूचर में। एंड स्टॉप लॉस आपको 6555 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, दिवीज लैब 6606। हाँ, आज के बहुत ही क्लीन चार्ट्स में से एक अगर कोई है तो वो दिवीज लैब है। मतलब खुलने के बाद जहाँ से बदस्तूर स्ट्रेंथ कायम रही बाजार के कोलैप्स के अगेंस्ट। विकास जी, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिला, तो मेरा एक बाय और एक सेल कॉल रहेगा। बाय में पहले मैं लूंगा एसआरएफ मुझे इस रेंज में अच्छा लगता है। जिस हिसाब से हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने मिला था 3200 से, और नीचे में वापस वो इम्पोर्टेंट जो 200 DM है उसके आसपास अभी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है एसआरएफ यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हालांकि आज भी वहां पे 1.5% का एक डाउन साइड में सेलिंग दिख रहा है, बट ओवरऑल एक सपोर्ट जोन में आ चुका है। तो 2980 के ऊपर ये मुझे लगता है कि बाय किया जा सकता है। नीचे में जो सपोर्ट देखने मिलेगा 2940 का है, तो 2940 के स्टॉप लॉस से एसआरएफ को बाय कीजिए। ऊपर में मुझे लगता है 3170 के आसपास के टारगेट यहाँ पे वापस रिटेस्ट करते हुए देखने मिलेगा। तो एसआरएफ मेरा यहाँ पे बाय कॉल रहेगा। सेल साइड में मुझे लगता है HL जहाँ जिस हिसाब से 47
4700 के नीचे जैसे ये फिसला है, मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। इंपॉर्टेंट एवरेज यहाँ पे ब्रेक डाउन होते हुए देखने मिले तो HL मेरा सेल कॉल रहेगा। नीचे में 4530 के टारगेट के लिए इसको सेल किया जा सकता है। 4710 का यहाँ पे फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल करना है। ओके, चलिए ये हो गई इस समय की फ्रेश ट्रेड्स। मानस जी, आपकी इस समय की ट्रेड्स? तो देखिए अनुज जी, सबसे पहले तो आईओसी में खरीदारी करेंगे। कल भी स्टॉक को मैंने रिकमेंड किया था, लेकिन आज के ब्रेकआउट को देख के लग रहा है कि आईओसी का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 170 रुपए का हो सकता है। तो 161.50, 161 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से आईओसी में खरीदारी करनी है 170 रुपए के टारगेट के लिए। जो दूसरा स्टॉक है BHEL का है। कल यहाँ पर मैंने 2:30 बजे के शो में 245 का कॉल ऑप्शन रिकमेंड किया था, लेकिन आज क्योंकि एक फ्रेश प्राइस ब्रेकआउट BHEL पे देखने को मिला है, तो BHEL में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 245 के स्टॉप लॉस से 265 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, मीनवाइल फर्स्ट साइन है मार्केट में रिकवरी के। एक बार निफ्टी लेकर आई है और एकदम से एक टिक आई है अपटिक की, और बस वो 25,900 से ही घूमे। अब देखते हैं अगर डीलो बचता है तो वो शायद वो पहला डिप पे जो बाय का ट्रेड है वो शायद प्ले आउट हो। एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की, तो फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल यहाँ पर। मे बी टू अर्ली टू से, लेकिन एटलीस्ट एक सेंस बनाया कि पहला बड़ा ग्रीन बार निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल्स में आपको क्लियरली दिखाई देगा यहाँ पर। अब अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी की ट्रेड्स बाकी हैं। अमित जी, आपकी ट्रेड्स इस समय की? जी अनुज जी, मॉर्निंग में मैंने टॉप कॉल दिया था हिंद पेट्रो। ये पूरा ही सेक्टर काफी स्ट्रांग है। हिंद पेट्रो डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मुझे अच्छा लग रहा है, सेम पैटर्न्स है BPCL में। तो BPCL को लेने की सलाह है। लगभग 349 का रुपीस का प्राइस है। 344 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 360 रुपीस के। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज GMR एयरपोर्ट। इसने एक अच्छा बेस बनाया है लगभग 88-90 रुपीस में, और एक मूविंग एवरेजेस से ये पुल बैक दे रहा है। मार्केट को आज के सत्र में आउट परफॉर्म भी कर रहा है, तो इसे बाय करें। 92 रुपीस का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 98 के। ओके, चलिए मार्केट में अब रिकवरी आ रही है थोड़ी सी। एक बार जरा डेटा देखिए निफ्टी में क्लियरली अब 25,892 का लो लगाने के बाद अब 25,936 पर इस समय। तो 118 पॉइंट अभी भी नीचे हैं, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी है। अब मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल जुड़े हैं। आलोक के पास इक्विटी मार्केट में 22 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है। इन्होंने कई फ्लैगशिप फंड हैंडल किए हैं। आइए इनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में ये कहाँ फंड्स डिप्लॉय कर रहे हैं। आलोक जी, गुड मॉर्निंग। क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर इस समय, और जो जिस तरीके के समीकरण बैठे हैं पिछले एक महीने में और मार्केट में एक शानदार रिकवरी आई है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज। हमारे हिसाब से तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव हो रखा है मार्केट में। गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेप्स लिए गए रिगार्डिंग टैक्स कट्स, डायरेक्ट टैक्स हो चाहे GST हो, सपोर्टिव RBI, साथ साथ में रेट कट्स जो ग्लोबली हो रहे हैं, इंडिया में भी होने के चांसेस, इन्फ्लेशन लोअर है, वैल्यूएशन करेक्शन काफ़ी हद तक हो चुकी है पिछले एक साल के अंदर में। और पिछले एक साल में जो इंडियन मार्केट्स ने अंडर परफॉर्म किया है इमर्जिंग मार्केट्स एंड ग्लोबल मार्केट्स को, सो जो काफ़ी हद तक एक्सेसेस निकल चुके हैं। लॉट ऑफ पॉकेट्स हैं जहाँ पे ग्रोथ है भी और प्रीमियम अगर है भी तो रीजनेबल लेवल्स पे है। सो ऐसे में ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड मार्केट का काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है। ओवरनाइट फेड ने भी रेट कट के साथ में क्वांटिटेटिव टाइटनिंग तक को भी एंड करने का सिग्नल दे दिया है। सो ओवरऑल सेटअप तो काफ़ी पॉजिटिव है। सेटअप काफ़ी पॉजिटिव है और अब रिकवरी भी आ रही है मार्केट में थोड़ी सी। आलोक जी, इस समय फिर आप मार्केट में कहाँ पर सबसे ज़्यादा बुलिश है? सबसे ज़्यादा जो एडिशनल फंड्स हैं कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं? इनफैक्ट जो ग्रोथ एरियाज हैं उन्हें भी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हो रही है। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इज प्राइम सेगमेंट है, और काफ़ी हद तक मैन्युफैक्चरिंग के जो बेनिफिशियरीज हैं, स्पेशली द डिफेंस पावर साइड और कुछ हद तक इंडस्ट्रियल साइड, इन एरियाज में ज़्यादा डिप्लॉय हो रहे हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में भी जहाँ तक गुड्स का सवाल है, उनके अलावा जो प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, जो सर्विसेज कंपनीज हैं, उन एरियाज में भी काफ़ी हद तक ग्रोथ नज़र आ रही है। लेकिन कुछ हद तक जो पुराने बड़े लार्ज सेक्टर्स थे, उनकी अर्निंग्स डिलीवरी इस क्वार्टर में भी लगातार जो ग्रोथ कम थी वो इस क्वार्टर में भी दिखी है। तो लार्ज कैप IT हो चाहे FMCG हो, वो सेगमेंट्स में ग्रोथ कम है, तो उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। बट जिन सेगमेंट्स में ग्रोथ और ग्रोथ आउटलुक काफ़ी बेटर है, वहाँ डिप्लॉय कर। ओके, आलोक जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। LNT के नंबर्स
आपको कैसे लगा? आई मीन जस्ट आपका व्यू, कैपिटल गुड्स पे क्या कॉल ले रहे हैं आप इस वक्त? और कैपिटल गुड्स इंफ्रा जिस प्रकार का ऑर्डर इनफ्लो रहा और जिस प्रकार का एग्जीक्यूशन रहा इनका, जिस प्रकार के मार्जिन्स रहे, कैपिटल गुड्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? ओवरऑल इंडस्ट्रियल्स एंड कैपिटल गुड्स स्पेस में हमारा व्यू पॉजिटिव है। विद इन कैपिटल गुड्स जो प्रॉपर इंफ्रा स्पेस होती है, बिकॉज वहाँ पे काफी हद तक मार्जिन्स की इश्यूज आ जाती है, तो प्रॉपर इंफ्रा जहाँ पे बिडिंग बहुत ज़्यादा हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, उस एरिया में उतना पॉजिटिव नहीं है। लेकिन स्पेशलाइज्ड जो कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं, वहाँ पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। एंड विद इन पावर के जो ओवरऑल वैल्यू चेन है उसके अंदर में व्यू पॉजिटिव है। कैपिटल गुड्स पे कंस्ट्रक्टिव व्यू यहाँ पर। अच्छा आलोक जी, हम इस वक्त तमाम OMCs में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे हैं। बात कहने की वही है, आई मीन बीता अगर आप एक साल देखें जो कि भरा हुआ था जियोपॉलिटिकल टेंशन से, जिसमें से कुछ अंश अभी भी ओपन है और शायद कुछ और रीओपन हो रहा है, बट क्रूड की ट्रैजेक्टरी मोर और लेस 60-70 की रही, 60-68 की रही। अच्छी बाइंग विजिबल है ऑयल एंड गैस स्पेस में। आप एनर्जी स्पेस को कैसे रीड कर रहे हैं? आपके प्रेफर्ड बाइंग लिस्ट में क्या है जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग PSUs की ही है प्रेजेंस? हाँ, OMCs में डेफिनेटली सारे PSUs हैं। OMCs के जनरली वन नेगेटिव यूजुअली रहता है कि इनको कई बार इनकी मार्केटिंग मार्जिन्स बेस्ड ऑन एक्सटर्नल इवेंट्स स्क्वीज हो जाती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि क्रूड के प्राइसेस कैसे बिहेव करेंगे। जिस तरह की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की सिचुएशन है, उस हिसाब से लगता तो यही है कि क्रूड के प्राइसेस एक रेंज बाउंड लेवल पे ही रहेंगे। ब्रॉडली $65-70 के लेवल पे शेल गैस बिकम्स प्रॉफिटेबल, तो उससे ±10% इज व्हाट एक्सपर्ट्स बिलीव कि उस रेंज में रहना चाहिए क्रूड। और क्रूड अगर इस तरह से अगर $60 से $80 के बीच में रहता है तो OMCs को ज़्यादा तकलीफ नहीं आती है अपने मार्केटिंग मार्जिन्स कमाने में। और ऐसे माहौल में जब उनके वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो तो उनमें से कुछ कंपनीज का रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा आलोक जी, एक कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर्स में एक तबका था म्यूचुअल फंड्स का, डिपॉजिटरीज का, जो काफ़ी अच्छा कर रहा था। अब जो कल जो सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया उसके बाद क्या आप उस पर कोई आपका व्यू है, कोई रीलुक कर रहे हैं आप, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं इस स्पेस में तो? अनुज, डेफिनेटली कंसल्टेशन पेपर है, और अगर इसका मान भी लें कि फुल कंसल्टेशन पेपर इम्प्लीमेंट भी हो जाए तो डेफिनेटली ओवरऑल वैल्यू चेन, स्पेशली जो AMCs हैं, कुछ हद तक वेल्थ मैनेजर्स एंड ब्रोकर्स, इन तीनों सेगमेंट को कहीं ना कहीं ओवरऑल रेवेन्यू में कहीं ना कहीं लॉस होता है। तो भले वो किस रेशियो में शेयर करें, किस प्रपोर्शन में शेयर करें, वो डिफरेंशिएशन होगा। डेफिनेटली ये कंसल्टेशन पेपर है, कुछ महीनों पहले भी ये कंसल्टेशन पेपर आया था। एंड अगर कंसल्टेशन पेपर पे वापस ऑब्वियसली प्रतिक्रिया होगी, इस पे डिस्कशंस होंगे। बट मार्केट्स ने कल नेगेटिवली रिएक्ट करके काफ़ी हद तक उस कंसल्टेशन के जो एडवाइस थी उसको काफ़ी हद तक प्राइसेस में डाल दिया है। ये बात डेफिनेट है कि वो नंबर्स एज इट इज़ अगर इम्प्लीमेंट होते हैं तो ओवरऑल वैल्यू चेन में रेवेन्यू लॉसेस होंगे। बट एट द सेम टाइम जो ओवरऑल स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है वो कंटिन्यूड है। तो इन केस ये कंसल्टेशन पेपर इम्प्लीमेंट ना हो या काफ़ी हद तक इसको रिवाइज कर दिया जाए तो ओवरऑल ये जो सेगमेंट है इसमें ग्रोथ काफ़ी अट्रैक्टिव है। ओवरऑल कंपनीज के ROEs भी काफ़ी अट्रैक्टिव है एंड काफ़ी वेल पोजिशनड है सम ऑफ द लार्ज कंपनीज। ये सेगमेंट्स, तीनों ही सेगमेंट, चाहे वो ब्रोकर्स हों, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, चाहे वो AMCs हो, इनमें कोई मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है नहीं, काफ़ी वेल स्प्रेड आउट है। तो उसमें ऐसा कुछ लगता नहीं है कि मिस प्राइसिंग हो रही है। तो डेफिनेटली इंडस्ट्री भी उनको जाके रिप्रेजेंट करेंगी एंड देखते हैं कि किस तरह से फाइनल इम्प्लीमेंटेशन होता है। बट इस सेगमेंट पे हमारा व्यू और स्टांस दोनों ही पॉजिटिव है। और ये जो फॉल हो रहे हैं इन प्राइसेस पे, उसमें हमारे हिसाब से बाय ऑन डिप्स जैसे सिचुएशन है, तो हमारे पॉजिटिव स्टांस कंटिन्यूड है स्पेस में। ओके जो एक नेक्स्ट चीज़ है वो है जो जिस तरीके से बैंकों का नैरेटिव चेंज हुआ है आलोक जी, PSU बैंक्स और Tier 2 प्राइवेट बैंक्स। एक तरफ RBI डील्स अलाउ कर रहा है, जैसे कि वो हमने 2 डील्स देखी हैं प्राइवेट बैंक स्पेस में। एक खबर ये भी आ रही है कि शायद PSU बैंक्स में भी FDI 49% तक को एक अलाउंस मिल जाए। बैंकों पर खासतौर से जो PSU बैंक या Tier 2 प्राइवेट बैंक्स हैं, इन पर आपका क्या व्यू रहेगा? इनफैक्ट इन लास्ट कुछ सालों में स्पेशली इनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। अगर मैं PSU बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स को एक ऐसा ग्रुप हम मेजर करें तो PSU बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स मल्टी ईयर हाई पे हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स मल्टी ईयर हाई पे है,
एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली जो इनके क्रेडिट कॉस्ट हाई हुआ करते थे, आज की तारीख में इनके क्रेडिट कॉस्ट प्राइवेट बैंक से काफी हद तक कंपेरेबल होने लगे हैं। और ऐसे साइकिल में जहां पे ओवरऑल इन्होंने कोई खास रेकलेस लेंडिंग की नहीं है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट तो एज इट इज डीलेवरेज हुई है, तो ऐसे समय में पीएसयू बैंक्स में जो डिस्काउंट रहता है वैल्यूएशन का कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स, वो क्या श्रिंक होना चाहिए या नहीं, वही एक खास क्वेश्चन मार्क है हमारे हिसाब से। जहां डिपॉजिट ग्रोथ स्ट्रांग भी है, क्रेडिट ग्रोथ भी पिकअप कर रही है, और विथ क्रेडिट कॉस्ट जो कि काफी हद तक लिमिट में है, पीएसयू बैंक्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। उनमें से स्पेशली जो टॉप के 4-5 कंपनीज हैं इन टर्म्स ऑफ साइज, उनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड बैलेंस शीट, तो डेफिनेटली वहां व्यू ज्यादा पॉजिटिव है। छोटे प्राइवेट बैंक्स में बहुत सिलेक्टिवली पॉजिटिव होना पड़ता है, कोई कोई के क्रेडिट कॉस्ट वगैरह उतने अच्छे नहीं हैं, तो जिनकी डिलीवरी बड़ी अच्छी है उनमें से कुछ ही कंपनीज हैं जो ग्रो भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ऐसे समय में जहां बैंकिंग सेक्टर को डिपॉजिट ग्रोथ नहीं मिल रही, क्रेडिट ग्रोथ भी कम है, 10-10% पे है, वहां कुछ कंपनीज हैं जो 15-20% करके ग्रोथ दे रही हैं, बोथ डिपॉजिट एज वेल एज क्रेडिट में, और क्रेडिट कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, तो उन सिलेक्टिव सेगमेंट्स में पॉजिटिव है, पीएसयू बैंक्स में ज्यादा पॉजिटिव है। अच्छा आलोक जी, मैं एक स्पेस जिसको मैं काफ़ी खुद नज़दीकी से रीड करता हुआ आया हूँ, हेल्थ केयर स्पेस, हॉस्पिटल स्टॉक्स, इनमें साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इस बार डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है। आपका लॉजिक क्या कहता है? मैंने इस स्पेस ने जिसने पिछले 4 साल में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी, वेदर इट्स फोर्टिस, वेदर इट्स अपोलो, वेदर इट्स मैक्स, क्या कुछ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करने चाहिए या फिर अभी भी कमिटेड रहना चाहिए इस स्टोरी में? वीरेंद्र जी, आपने देखा होगा लास्ट कुछ महीनों में स्पेशली, इस साल में स्पेशली, काफी बार प्रॉफिट टेकिंग हुई उन सेगमेंट्स में है जहां ग्रोथ रेट काफी हद तक स्ट्रक्चरल है, और जहां ग्रोथ रेट स्ट्रक्चरल रही थी वो काफी बार जोर से चल भी जाते हैं। हॉस्पिटल स्पेस भी एक वैसा स्पेस है जहां ग्रोथ रेट अगले कुछ सालों की काफी अच्छी और स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, और ऐसे में कुछ स्टॉक काफी चल भी गए थे लास्ट कुछ महीनों में, जिसके वजह से डिस्ट्रीब्यूशन नजर आता है। हमारे हिसाब से जहां ग्रोथ रेट स्ट्रक्चरल हो, ओवरऑल कंपनीज अच्छी हों जो डिलीवर कर सके उसको, एंड ऐसे में वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में वो थोड़े नीचे के लेवल्स पे मिल रहे हों, वो बल्कि लेने का समय होता है, हमारे हिसाब से ये रिड्यूस करने का समय नहीं है। हमारा व्यू एंड स्टांस हॉस्पिटल सेगमेंट में काफ़ी पॉजिटिव है। ओवरऑल हेल्थ केयर में फार्मा से ज़्यादा पॉजिटिव स्टांस हमारा हॉस्पिटल स्पेस पे है, बिकॉज ग्रोथ रेट की ट्रेजेक्ट्री वहीं ज़्यादा क्लियर नज़र आती है। ओके, ठीक है, मैं इस प्रश्न को जानबूझ के दाग रहा था क्योंकि इसी से एक रिलेटेड ब्रांच और है जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रही है, और वो है इंश्योरेंस स्टॉक्स। लुक एट एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, एक बड़े मूव के बाद, स्पेशली आलोक जी जो CY25 था, इसमें एक सब्सटेंशियल मूव था इन स्टॉक्स में। यहाँ पे आपका टेक क्या है? ओवरऑल इंश्योरेंस स्पेस में विद इन द कैपिटल मार्केट स्पेस या फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारा व्यू ज़्यादा पॉजिटिव कैपिटल मार्केट स्पेस की तरफ था। इंश्योरेंस स्पेस में हमने देखा था जब ये जीएसटी रेट कट्स भी आए, उनके जो आईटीसी रेट्स कट किए गए, जो उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट, वो उससे उनको काफ़ी हद तक नुकसान भी होता है। और ओवरऑल हमारा व्यू पॉजिटिव इस मामले में ज़रूर है कि पेनिट्रेशन और बढ़ेगी इंडिया में, बट ओवरऑल जो ग्रोथ रेट्स इस सेगमेंट में आते हैं कंपेयर टू जो वैल्यूएशंस है, इसलिए हमारा व्यू वहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बन पा रहा, हमारी पोजीशन नहीं है उस सेगमेंट में। लेकिन एएमसीज और वेल्थ मैनेजर्स एंड ब्रोकिंग साइड, जो कैपिटल मार्केट स्पेस है, वहाँ पे हमारे ग्रोथ रेट के व्यू ज़्यादा पॉजिटिव है, इसलिए पोजीशन वहाँ ज़्यादा है। ओके, चलिए आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। मीनवाइल मार्केट में अच्छी रिकवरी है, वो ट्रंप की जो अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, ट्रंप और लग रहा है चाइना और यूएस की जो ट्रेड डील है वो pretty मच हो चुकी है, वो उसके कुछ कॉन्टूर्स अनाउंस हो रहे हैं। टैरिफ भी कम किया गया है, बहुत ज़्यादा कम नहीं किया गया वैसे, 57% 47%, लेकिन यूएस फ्यूचर्स में रिकवरी है, हमारी मार्केट में भी लोअर लेवल से अब थोड़ी सी आपको रिकवरी दिखाई दे रही है। लेकिन अब बात करते हैं 2 नंबर्स की, 5 स्टार बिजनेस और यूनाइटेड ब्रूअरीज। एक बार जरा स्टॉक्स दिखाइए दोनों, खासतौर से 5 स्टार बिजनेस, क्योंकि ये थोड़ा सा एक कैश का स्टॉक है, बहुत ज़्यादा हम इसकी चर्चा करते नहीं है, लेकिन 6.5% ऊपर है ये स्टॉक। आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं इन दोनों स्टॉक्स में जो मूव आए उसके कारण क्या है। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले अगर आप देखें तो यूबीएल की बात कर लेते हैं।
अब दरअसल सिर्फ अगर आप नंबर्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्टॉक का जो प्रदर्शन है नतीजों में काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला, क्योंकि सेल्स डिक्लाइन हुए 3% के करीब। जो ग्रॉस मार्जिन हैं इसमें कॉन्ट्रैक्शन आपको 100 बेसिस पॉइंट के करीब का देखने को मिला है, 42.8% है। 44% के आसपास जो है बाजार एस्टिमेट लगाकर चल रहा था, और वीक सीजनल डिमांड है। दरअसल अगर आप देखें तो ये जो क्वार्टर होता है ये बियर बिक्री के लिए कम ही होता है, लेकिन इस बार क्योंकि एक्सटेंडेड मॉनसून हो गया इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन आप देख रहे होंगे कि स्टॉक बड़ी तेजी से ऑफलोज हुआ है, और 2% ही अगर आप देखें तो सिर्फ गिरावट यहाँ पर शेष रहेगी। और इसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि अगर आप यहाँ पर प्रीमियम सेगमेंट में देखें तो 17% की ग्रोथ आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली, जो कि अनुमान से काफ़ी अधिक है, और इसी के चलते स्टॉक में फिलहाल के लिए रिकवरी आ गई। स्टॉक के वैल्यूएशन की बात करें तो 61 टाइम्स पर फिलहाल के लिए स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि एक कैश की कंपनी है 5 स्टार बिजनेस, यहाँ पर आप नजर रखेंगे और नतीजों के बाद बड़ा तगड़ा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर भी ट्रिकी बात यह है कि अगर आप डिसबर्समेंट देखें तो बड़े ढीले साइड पर नजर आए, लेकिन बाजार रिएक्ट कर रहा है इनके होम लोन सेगमेंट को लेकर। हाउसिंग लोन का जो सेगमेंट है इन्होंने सितंबर में ही लॉन्च किया था, और इसके बाद से जो प्रोडक्ट है 175 से लेकर 200 ब्रांचों में फिलहाल के लिए मौजूद है। अब खास बात यह है कि मैनेजमेंट ये बता रहा है कि FY27 के बाद से इस सेगमेंट का जो योगदान है ग्रोथ में ये जबरदस्त तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो ओवरऑल बुलिश स्टांस मैनेजमेंट की तरफ से जो क्रेडिट कॉस्ट की जो गाइडेंस है ये 1.25% से लेकर 1.3% के आसपास के बाजार को पसंद आया, और स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से भी बड़ा सस्ता है। FY27 जो एस्टिमेट्स हैं इसके हिसाब से देखें तो केवल 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पर चल रहा है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो तकरीबन 6% के बड़े मूव्स इस स्टॉक में नजर आ रहे हैं। जय, तो वाइल्ड मूव्स 6% यहाँ पे 5 स्टार बिज फाइनेंस। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के दोनों स्टॉक्स की विवेचना करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। 1805 इस वक्त बेवरेज 34 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ। शुक्रिया आशीष। अब एक काम करते हैं, निफ्टी को देखिए आपकी स्क्रीन पे 25934, एक स्लाइड पुल बैक था, लेकिन अभी तक वो एक ट्रांसलेट नहीं हुआ है किसी एक सीरियस स्ट्रॉन्ग पुल बैक में। लेकिन मैं विषय को थोड़ा सा यहाँ पे तब्दील करता हूँ और बात करते हैं हमारे सहयोगी प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल सुपर प्रो की, जिसमें हम रोज़ बरोज़ आपको एक चार्ट से अवगत कराते हैं, ठीक इसी प्लेटफॉर्म पे मुहैया कराए हुए चार्ट्स के जरिए। आज क्या स्क्रिप्ट है यूनाइटेड स्पिरिट्स आपकी स्क्रीन पे, लोअर लेवल से रिकवर और शानदार मूव, एक रेक्टेंगल का ब्रेकआउट, और साथ ही साथ अगर इस चार्ट पे अगर आप एक 200 EMA को ड्रॉ करें तो आपको नजर आएगा कि काफ़ी समय बड़े अंतराल के बाद ये स्टॉक जो है अपने 200 EMA के ऊपर ट्रेड करता हुआ। और अगर आप भी ऐसे एक्शन को और मोमेंटम को पकड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मनी कंट्रोल सुपर प्रो। प्रोसेस बहुत आसान है, बस आपको स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना है। इस फेस्टिवल सीजन हम आपके लिए एक खास ऑफर भी लेके आए हैं, 10 लकी सब्सक्राइबर्स को मिलेगा 1 ग्राम सोने का सिक्का। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम में स्वागत है। स्लाइट टर्बुलेंस है, नो डाउट अबाउट दैट, उसमें कोई दुराय नहीं है कि टर्बुलेंस होगी। 26,000 ऑल टाइम हाई ये टर्बुलेंस लेके आएगा, बट इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू और आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज क्या हैं इस वक्त श्रीकांत? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज एंड एवरीवन। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करने के पहले कुछ कंसोलिडेट कर रहा है। 26,100 ही एक इंपॉर्टेंट लेवल था। कल इस लेवल को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया था बिकॉज ऑफ वट एवर द रीजन। आज 25,900 के करीब अच्छा सपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स। वहीं पे सपोर्ट लेके अभी तक तो मार्केट सस्टेन हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये करेक्शन थोड़ा 50-60 पॉइंट्स आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली द ट्रेंड इज ओवरऑल स्ट्रॉन्ग। इट इज प्रिपेयरिंग टू क्रॉस 26,300 और इवेंचुअली हमें लगता है कि ये 26,500 भी जा सकता है। तो ये करेक्शन आ रहा है, ये कंसोलिडेशन है। इस करेक्शन में और कंसोलिडेशन में हमें कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स खरीदने ही चाहिए। और अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आज के दिन में भी अगर आप देखें तो पिछले 3-4 दिनों से और अभी का आज का दिन जो थोड़ा सा करेक्टिव मार्केट है, वहां पे हमने ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखी है। HPCL, BPCL में तो अच्छा मोमेंटम देख ही लिया है, इंक्लूडिंग IOC। अब मुझे लग रहा है कि चेन्नई पेट्रो ये एक स्टॉक है जिसे हम करंट लेवल से लॉन्ग करके चल सकते हैं। 861, 862 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसके प्रीवियस हाइज थे लगभग 1100 के करीब, और 1100 से जो एक स्टॉक करेक्ट हुआ था वो 400 रुपए तक आया था। तो उसका एक करेक्शन चल रहा है, बट ये करेक्शन में काफी सॉलिड स्ट्रेंथ है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में कम से कम 900 से लेकर 920 के लेवल्स दिखा सकता है।
करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें 830 रुपए का पोजिशनल ट्रेड है, चेन्नई पेट्रो को खरीदना चाहिए। साथ ही साथ मुझे लगता है पॉलिसी बाजार यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेंड उभर के आ रहा है। ये भी स्टॉक अगर आप देखें वीरेंद्र तो 1700 1650 के रेंज में आता है तो बाइंग में कन्वर्ट हो जाता है और 2000 के करीब इसमें सेलिंग आती है, 1950 2000 के करीब। करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये स्टॉक 2000 रुपए तक वापस से जा सकता है, तो 1950 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से खरीदे 1780 1790 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1740 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। ओके, पीबी इन्फोटेक कई बार आज कॉल्स में ये शुमार हो चुका है और अच्छा मूव यहाँ पे। अच्छा श्रीकांत, एलएनटी ने लीड किया कैपिटल गुड्स के इस बार मूव को, हालांकि एलएनटी से कहीं शार्प चार्ट था, कमिंस का ना, बीएचएल के स्ट्रॉन्ग नंबर्स। आप कैपिटल गुड्स में कहाँ अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं? कहाँ पे आपको 5-7% के स्विंग आपको लग सकता है कि मिल सकते हैं नवंबर में? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये पूरी स्पेस जो है उसमें काफी अच्छा ट्रेंड बना हुआ है। थर्मैक्स, कमिंस, लार्सन सभी में अच्छा मोमेंटम है और कुछ पावर रिलेटेड स्टॉक्स भी जो है जैसे कि बीएचईएल है, एनटीपीसी है, वहां पे भी हमने देखा कि अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। तो लार्सन जो है वो तो अपने 52 वीक हाइस को पिछले 6 महीने से लगातार क्रॉस कर रहा है, तो ट्रेंड है इसका वो काफी स्ट्रांग है और मुझे लगता है इस बार ये स्टॉक इवेंचुअली 4500 तक जाते हुए दिखेगा। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 4200 रुपए तक के टारगेट्स बेस्ड ऑन एक्सटेंशन दिखा रहा है और इसके अलावा मुझे लग रहा है कि कमिंस और थर्मैक्स ये 2 स्टॉक्स हमें ध्यान में रखने हैं। वहां पे भी हमें लगता है कम से कम 5 से 7% की तेजी देखने मिल सकती है। और फाइनली बेल, वहां पे भी अच्छा एक रिवर्सल फॉर्मेशन बन रहा है। 250-260 में एक बड़ा रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक को है। अगर ये स्टॉक 260 के लेवल्स को अगर क्रॉस कर ले तो फिर मुझे लगता है 300 रुपए तक भी जा सकता है। तो इस बार मुझे लगता है कि ये स्पेस भी हमें हमारे वॉच लिस्ट में रखना बहुत जरूरी है। चलिए श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे अपना नज़रिया पेश किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार निफ्टी को लेके आते हैं और इट्स 25950 आज के हाई, आज के लो के ठीक मध्य में ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी में उस ऑप्शन बेस 58,100 से एक डिसेंट रिकवरी है, याद रखिएगा 25,900 और 58,100 बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक रिवर्सल को खेल रहे हैं, एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, एक हल्के से इफ्स एंड डाउट्स के बीच में जो था कल की एफआईएस की इंडेक्स की शॉर्टिंग का। बट एक और चीज़ याद रखिएगा, उसके नीचे एक और चीज़ थी, कल वो पुट राइटर्स भी थे 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट के, तो मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। 10 कदमदार ट्रेड में अब चलते हैं कंचन के पास ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए, और कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर पूछेगा। छोटे से अंतराल के बाद हाजिर हो रहा है आपके लिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।